नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के यहाँ देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं है। एक और कहावत है कि जब उसकी लाठी चलती है ना, तो किसी को आवाज सुनाई नहीं पड़ती, लेकिन वो अपना काम करती है। एक और कहावत है, अति का अंत हमेशा बुरा होता है, अच्छा तो हो ही नहीं सकता। और अगर आजकल की बात करूं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो उनके समर्थक आरोप लगाते हैं, वो ये है कि वो उस तरह की कार्रवाइयां नहीं करते, जैसी हमें महाराष्ट्र में देखने को मिली थी। यानी एमवीए सरकार ने जो बदले की भावना से अर्णब गोस्वामी को रातों रात उठवा करके जेल में ठूंस दिया था, उस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनकी छवि को धूमिल करते रहते हैं, और वो सब पूरी जमात सबके सामने है। नकाब भी उनके चेहरों पर पड़ा हुआ नहीं है। रोजाना वो बताते हैं कि हम मोदी विरोधी हैं, और मोदी का विरोध करते करते वो कब सेना का विरोध करने लगते हैं, सेना के पराक्रम का विरोध करने लगते हैं, कब वो चीन और पाकिस्तान के आतंकवादियों के, नक्सलवादियों के पाले में खड़े हुए दिखाई देने लगते हैं, और कब वो राष्ट्र के, भारत के खिलाफ जाने लगते हैं, ये शायद उनको भी पता नहीं होता है। तो बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि जो सेना के खिलाफ जाते हैं, राष्ट्र के खिलाफ जाते हैं, केवल मोदी विरोध के नाम पर, उनके विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार सख्ती क्यों नहीं बरतती है। तो इतनी कहावतें मैंने आपको सुनाई है, एक और बता देता हूं जो आजकल कही जाती है और मानी भी जाती है। वो ये कि नरेंद्र मोदी की जो चक्की है, वो थोड़ा सा धीमा जरूर पीसती है, लेकिन बहुत महीन पीसती है, बारीक पीसती है। और इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं। ये जो कुछ एनडीटीवी में हुआ है, जो प्रणय रॉय, राधिका रॉय, रवीश कुमार के साथ हुआ है, इसको आप उसी श्रेणी में आंक सकते हैं, मान सकते हैं, जो मैंने अभी अभी कहा है कि नरेंद्र मोदी की चक्की थोड़ा धीमी चलती है, धीमा पीसती है, लेकिन बहुत बारीक पीसती है। कोई उन पर ये आरोप भी नहीं लगा सकता कि एनडीटीवी में जो कुछ हुआ है उनके मालिकों और नौकर के साथ, या और नौकरों के साथ जो अगले कुछ दिन में वहां से और इस्तीफे आएंगे, वो कोई नरेंद्र मोदी ने किया है। लेकिन ये भी सब जानते हैं कि अगर गौतम अडानी ने एनडीटीवी के 56% शेयर खरीदने का बंदोबस्त कर लिया है, तो इसके पीछे उनकी रणनीति क्या है। वैसे तो गौतम अडानी का जो बयान आया है, वो कह रहे हैं कि जिस तरह का अल जजीरा चैनल है, या दुनिया के कुछ और नामचीन मीडिया हाउस हैं, मैं एनडीटीवी को पूरी दुनिया का एक ऐसा ही ब्रांड,
एक ऐसा ही सूचना का तंत्र बनाना चाहता हूं, स्थापित करना चाहता हूं। गौतम अडानी ने एक बात और कही थी कि अगर सरकार गलत काम कर रही है, आप उसको चिन्हित करिए, उसको बताइए। लेकिन अगर सरकार अच्छा काम कर रही है, तो आपके भीतर इतना साहस भी होना चाहिए कि आप उस अच्छे काम को भी पब्लिक को बताएं। और 2002 गोधरा कांड, साबरमती एक्सप्रेस की बोगी को आग लगाने की घटना, जिसमें 58 कार सेवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे, और जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप गुजरात में दंगे भड़के। कितने मुस्लिम मरे, कितने हिंदू मरे, कितने आपस के क्लैश में मरे, कितने पुलिस की गोली से मरे, ये सब रिकॉर्ड जाकर के थानों में दर्ज है, अदालतों में मुकदमे भी चले हैं, हर कोई देख सकता है। लेकिन जो प्रोपेगेंडा जीवी हैं, जिन्होंने ये मन बना लिया था उसी समय से कि हमें तो नरेंद्र मोदी की राजनीतिक तौर पर हत्या करनी है, खत्म कर देना है, इसको आगे नहीं बढ़ने देना है, उनकी सुपारी लेकर के जिन लोगों ने 2002 से ही लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक पूरी मुहिम छेड़ी, उस पूरी जमात को, उन सारे चेहरों को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और ये किसके इशारे पर काम कर रहे थे, आपसे ये तथ्य भी अपरिचित नहीं है। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये लोग किसके इशारे पर काम करते रहे हैं। केवल मोदी का विरोध नहीं था, आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का, एक पूरी विचारधारा का। कौन सी विचारधारा? जो हिंदुत्व की विचारधारा है, जो राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई हमारी जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, जो हमारी मूलतः पहचान है, उसका विरोध। झूठ फैलाया गया। झूठ क्या फैलाया गया कि नरेंद्र मोदी गुजरात में जेनोसाइड कराने के दोषी हैं, जिम्मेदार हैं। इशरत जहां और सोहराबुद्दीन जैसे जो आतंकवादी थे, उनकी जो मुठभेड़ हुई, उसमें भी तब के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों को लपेटने की कोशिश की गई, बदनाम किया गया। कौन कौन चेहरे थे बदनाम करने वाले मीडिया में, वो जग जाहिर है। राजदीप सरदेसाई से लेकर के तमाम चेहरे। और उनको किनका संरक्षण प्राप्त था? बरखा दत्त हो या दूसरे चेहरे हों, कौन से मीडिया हाउस में काम कर रहे थे? और केवल गुजरात को लेकर के ये सब नहीं किया गया है, ये सब कुछ 10 जनपद के इशारे पर, दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के कुछ गुजरात से जुड़े हुए चेहरों के इशारों पर मोदी को बदनाम करने की साजिशें रची गई। ये तक नौबत आई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी का गठन हुआ, और मुख्यमंत्री रहते हुए देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री से, यानी नरेंद्र मोदी से, 9 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई एसआईटी ने, उसके अफसरों ने इंट्रोगेशन किया। कुछ नहीं निकला। जो भी कमेटी बनी, आयोग बने, एसआईटी बनी, उसने नरेंद्र मोदी को एज चीफ मिनिस्टर उन्होंने जो जो कदम उठाए थे दंगे को दबाने के, खत्म करने के, दंगाइयों से निपटने के,
पूरी तरीके से क्लीन चिट दी। इसके बावजूद अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश में भी विदेश में भी दुष्प्रचार किया गया, जब उनके अमेरिका दौरे की बात आई तो यहां से 60 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षरों वाला एक पत्र साइन करके व्हाइट हाउस तक भिजवाया गया कि नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों के आरोपों में घिरे होने के कारण आप वीजा ना देने दें, और वो नहीं हुआ। अब जरा याद करिए, चाहे मुंबई अटैक हो, उसका लाइव कवरेज कौन से मीडिया हाउस थे जिन्होंने कराया, और सीमा पर बैठे हुए आतंकवादियों के सरगनाओं की मदद की गई। कारगिल की गलत रिपोर्टिंग करने वाले कौन लोग थे? यही बरखा दत्त। और कहा तो यहां तक जाता है, एक रिपोर्ट भी आई थी कि ये जब वहां कवरेज कर रही थी सैनिकों के साथ, भारतीय सैनिकों के साथ, उनकी आड़ लेकर के, तो जो लाइट्स वगैरह जलाई गई वहां पर, जैसे ही पाकिस्तानी सेना ने वो देखा, उन्होंने उसी को टारगेट करके अटैक किया और हमारे कई सैनिक मारे गए थे। उसमें तो ये नप जाती अगर एक शीर्ष लेवल पर बैठे हुए व्यक्ति इनको ना बचाते। पठानकोट एयर बेस पर जब अटैक हुआ था, उसका लाइव टेलीकास्ट किस चैनल ने शुरू किया था? और तब भी ये चैनल बाल बाल बचा था, ये था एनडीटीवी। फिर वही काम किया गया था जो मुंबई अटैक के समय किया गया था। चाहे चीन हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करे, चाहे पाकिस्तान किसी तरह की बदमिजाजी करे, घुसपैठ कराए, हमले कराए, दोषी किसको ठहराते रहे ये लोग? नरेंद्र मोदी को। 2014 के बाद जब जब चीन और पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की, तो कटघरे में चीन और पाकिस्तान को नहीं खड़ा किया इन लोगों ने। इन लोगों ने हमारी सेना पर और हमारे प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े किए। और विमुद्रीकरण हो, जीएसटी हो, तमाम आर्थिक सुधार के जो भी काम किए हैं इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने, उसमें इस मीडिया हाउस की यानी एनडीटीवी की कितनी गंदी भूमिका रही है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। 3 कृषि कानून, जिसके बारे में सारे कृषि विशेषज्ञों का ये कहना है मोस्टली कि ये किसानों की भलाई के लिए लाए गए कानून थे, और इससे जो हमारा कृषि सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें गुणात्मक बदलाव होने वाला था। उसके खिलाफ भी किसने मुहिम चलाई? यही लोग थे, वामपंथी, कांग्रेसी, जो मोदी विरोधी दूसरे राजनीतिक दल हैं, इन सब का। राहुल गांधी, उसका हर हगा मूता ये लोग प्रसारित करते रहे, जिनमें कोई नेतृत्व के गुण नहीं हैं, उनको महान नेता साबित करने की कोशिश होती रही। और चौकीदार चोर है, राफेल में दलाली, जो सुप्रीम कोर्ट में भी फटकार पड़ी राहुल गांधी पर, और राफेल को लेकर के, राफेल सौदे को लेकर के कम से कम 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सब कागज देख चुके हैं, इसके सौदे में कहीं कोई गड़बड़ी है ही नहीं। जस्टिस लोया, यही रवीश कुमार किस तरीके से उस पूरे मामले में लपेटने की कोशिश करते रहे सरकार को, और कैसे कैसे चेहरों को ये बुला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को गालियां दिलवाते रहते थे। उनमें चाहे कपिल सिब्बल हो, प्रशांत भूषण हो, तमाम चेहरे जो इनके कार्यक्रमों में आते थे या जिनकी ये बाइट चलाते थे, तो लोग ये कहते जरूर हैं
कि साहब नरेंद्र मोदी उस तरीके से ऐसे लोगों की अकल ठिकाने पर लाने के लिए प्रयास क्यों नहीं करते हैं, एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। जैसे अलग-अलग राज्य सरकारें अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने में कभी हिचकते नहीं हैं। कई लोग उदाहरण देते हैं मुंबई का, रिपब्लिक टीवी का, अर्णब गोस्वामी का। तो अर्णब गोस्वामी कोई उद्धव ठाकरे या एनडीए गठबंधन के खिलाफ तो किसी तरह की मुहिम चला नहीं रहे थे। उन्होंने जो भी मुहिम चलाई, वो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के चलाई, दिशा सलियन को लेकर के चलाई। मुंबई में जो महाराष्ट्र में जो घटनाएं हो रही थी, चाहे पालघर हो, उसको लेकर के मुहिम चलाई थी और वो सत्य के लिए लड़ रहे थे, लेकिन वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ उन लोगों से। और एक पुराने सुसाइड केस को रीओपन करके सचिन वाजे और परमवीर सिंह के जरिए उनको उनके घर से उठवा लिया। लेकिन क्या हुआ उनको? परमवीर, सचिन वाजे या तब के गृह मंत्री अनिल देशमुख कहाँ हैं आज वो? अनिल देशमुख, सचिन वाजे ये सब जेलों में हैं। अर्णब गोस्वामी तो तप करके बाहर निकल आए और अब वो सीना ठोक करके पत्रकारिता कर रहे हैं। तो अति कोई भी करेगा, उसका अंत बुरा ही होना है। आप देख लीजिए, उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई, एनडीए गठबंधन कहाँ है आज? शिवसेना टूट गई और टूटे हुए हिस्से का चीफ मिनिस्टर इस समय भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से महाराष्ट्र की गवर्नमेंट चला रहा है। जो ये कांड हुआ है इस समय कि गौतम अडानी ने एनडीटीवी के 56% शेयर जो हैं वो खरीद लिए हैं। 29 दशमलव कुछ प्रतिशत शेयर तो एक ऐसी कंपनी के पास थे जिसको गौतम अडानी ने अधिग्रहित कर लिया। और ये कई साल पहले, दसियों साल पहले प्रणय रॉय ने, राधिका राय ने अपनी एनडीटीवी कंपनी के लिए उनसे 540 करोड़ उठाया था, उधार लिया था, इस शर्त पर कि आप जब चाहें तब इस 540 को शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं। उन्होंने करा लिए और उस कंपनी को गौतम अडानी ने अधिग्रहित कर लिया और अब वो बाकी के करीब 26% शेयर और खरीद रहे हैं, खुले ऑफर के साथ खरीद रहे हैं और अच्छा खासा रेस्पॉन्स है शेयर मार्केट में। तो 5 दिसंबर में वो ऑफर खत्म होगा और उसके बाद एनडीटीवी का 50% से अधिक शेयर गौतम अडानी के पास होगा। तो प्रणय रॉय को, राधिका रॉय को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि अब उनकी हालत वहां क्या होने वाली है। इसलिए 2 दिन पहले निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया और बोर्ड ने उनका इस्तीफा एक्सेप्ट भी कर लिया। तो जब मालिक बाहर चले गए, सड़क पर आ गए, तो फिर नौकर कैसे वहां बैठा रह सकता है? तो रवीश कुमार ने भी इस्तीफा दे दिया। अब रवीश कुमार को लेकर के सोशल मीडिया पर तलवारें चल रही हैं। एक वर्ग है जो रवीश कुमार की जो एजेंडा पत्रकारिता थी, मोदी विरोधी एजेंडा पत्रकारिता, उसकी हिमायत कर रहे हैं और एक बड़ा वर्ग है जो इस पूरे प्रकरण में अब चटखारे ले लेकर के मजे ले रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि साहब अति का अंत तो यही होता है जो इनका हुआ है। प्रणय रॉय और राधिका रॉय के एनडीटीवी के निदेशक पद से इस्तीफा देते ही रवीश कुमार भी दुम दबा करके ऐसा भागा है, यानी नए मालिकों का
वो सामना करने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अब एनडीटीवी में क्या होने वाला है। जो बदतमीजी चल रही थी पिछले 2 दशक से, वो खत्म होने वाली है। जो एक तरफ़ा प्रहार हो रहे थे, एक तरफ़ा खबरें दिखाई जा रही थी और वो भी तोड़-मरोड़ के दिखाई जा रही थी, फेक न्यूज़ चलाई जा रही थी, उनका अंत होने वाला है। और आखिर में ये केवल और केवल शुरुआत है। अभी इसका अंत होना बाकी है। अंत क्या होगा? जो जानकार हैं उनका कहना है कि अभी तो प्रणय रॉय और राधिका रॉय को जेल जाना है, तिहाड़ जेल जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि जितने भी इस समय इन पर मुकदमे चल रहे हैं अदालतों में, उनका फैसला आना बाकी है। यानी हम कह सकते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।